इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक वो खबर पहुंचा दें। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मांग, हॉर्मुज खुला रखने के लिए मांगा मुआवजा। हम हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बदले में यूएस को मिलना चाहिए मुआवजा, और वो लगातार इस बात को लेकर फर्म है कि हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके एवज में उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में, और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट वाकई ईरान को घुटनों पर लाने का कोई बड़ा प्लान है, या फिर ये सिर्फ अपनी गिरती साख बचाने की एक हताश कोशिश है? पिछले 4 दिनों से जारी हमलों का एक ही पैटर्न है और एक ही नतीजा भी निकला, जिसके बाद ईरान की तरफ से 0 डैमेज का दावा किया गया। लेकिन क्या बार बार खाली ठिकानों पर बारूद बरसना या बारूद बरसाना ईरान की लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर किसी बड़े हमले की आहट है? सवाल ये भी है कि क्या इन सीमित हमलों की आड़ में अमेरिका एक ऐसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की बिसात बिछा रहा है जो पूरे अरब के नक्शे को बदल कर रख देगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन मिडनाइट का पूरा सच। अब सवाल उठ रहा है, आखिर एक ही पैटर्न के हमलों के पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है? पहली वजह हो सकती है ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हमले करवा रहे हैं। दूसरी वजह हो सकती है अरब देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। तीसरी वजह हो सकती है ईरान को बड़े मिशन से रोकने के लिए अटैक किए जा रहे हैं। चौथी वजह हो सकती है ट्रंप अमेरिकी निवासियों को बताना चाह रहे हो कि वो अभी भी जंग में फ्रंटलाइन पर है। पांचवी वजह हो सकती है ईरान को यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा। अमेरिका के खर्ग पर सैन्य अभियान से ईरान बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि खर्ग आइलैंड उसके लिए लाइफलाइन की तरह है, जहां 90% तेल स्टोर होता है। खर्ग पर कई ऑयल फील्ड से तेल पाइपलाइन के जरिए आता है, जिसमें अहवाज ऑयल फील्ड से 480 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आती है। इसी तरह मारून ऑयल फील्ड से खर्ग तक 430 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। करंज ऑयल फील्ड से खर्ग के प्रोसेसिंग यूनिट तक 380 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से तेल पहुंचता है। इन सब के अलावा आगा जारी ऑयल फील्ड से 340 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन बिछी है, जबकि गच सारन ऑयल फील्ड से 240 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, और इसी तरह बीबी हकी में से 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है, जो आगे ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में इकट्ठा होता है। फिर वहां से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से खर्ग आइलैंड के स्टोरेज यूनिट तक पहुंचता है। अब अमेरिका इसी पर हमला कर सकता है, जिससे ईरान जो तेल सप्लाई करता है उसे रोका जा सके, और इसी के लिए अमेरिका स्टोरेज यूनिट पर कंट्रोल करेगा। वहां जानकारी इस वक्त ये है कि सैन्य ठिकाना बना सकते हैं, जिसके बाद ईरान पर यहीं से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले स्तर पर सी माइंस है, दूसरे स्तर पर युद्धपोत है, और तीसरे स्तर पर डिफेंस सिस्टम है। लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे खर्ग की तरफ बढ़ते हर खतरे को रोका जा सके और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। ट्रंप का ऑपरेशन द्वीप दहन आरंभ हो चुका है, जिसमें पहला टारगेट केशम द्वीप है, जहां ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इसके बाद खर्ग द्वीप पर भी हमला हो सकता है। यहां ईरान के ऑयल सप्लाई टर्मिनल है। अबू मूसा द्वीप भी टारगेट पर है, जो ईरान का एडवांस सर्विलांस पॉइंट है। यहीं से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जाती है। इससे आगे ग्रेटर तुम द्वीप है, जहां सैन्य चौकियां और रडार स्टेशन मौजूद हैं, और इसके बाद टारगेट पर छोटा तुम द्वीप है, जो हॉर्मुज के लिए डिफेंस बैरियर की तरह काम करता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर लागू हो गई है। ईरान के जहाजों पर नाकाबंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, बाकी दुनिया के लिए खुला है हॉर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर से लागू कर दी गई है। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहर दहल रहे हैं। इन हमलों के केंद्र में सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। बीती रात अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर खुज़ेस्तान में मौजूद मशहर भी था। अमेरिकी सेना ने यहां मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन को उड़ा दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपना नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसके सेंटर में ईरानी अवाम को भड़काना है। लेकिन ट्रंप के इस षड्यंत्र ने खाड़ी देशों में भी भय का अलार्म बजा दिया है। ईरान में विद्रोह भड़कने के लिए क्या है ट्रंप का प्लान, और कैसे ट्रंप की नीति खाड़ी देशों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
खुजेस्तान प्रांत के मशहर पर हमला किया गया। अमेरिका के टारगेट पर मशहर का वाटर पंपिंग स्टेशन था। हमले में पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से तबाह हुआ। इस पंपिंग स्टेशन से कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती थी। पंपिंग स्टेशन पर मौजूद एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। दरअसल खुजेस्तान ईरान के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में शामिल है। यह इलाका लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। इस साल की शुरुआत में यहां भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ट्रंप का प्लान इस प्रांत में मौजूद पानी की सप्लाई से जुड़े पंपिंग स्टेशंस को तबाह करना है, ताकि बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाए और खुजेस्तान की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ईरान का खुजेस्तान प्रांत एक शुष्क इलाका है। यहाँ से 2 नदियां बहती हैं, जराही और करुन। पानी और सिंचाई के लिए ये प्रांत इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मशहर की बात करें तो यहाँ मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए पानी जराही नदी से आता है। नदी से पानी मुख्य पंपिंग स्टेशन तक विशालकाय स्टील और कंक्रीट के पाइपों से पहुंचता है। एक बार जब पानी भारी दबाव वाले इन पंपिंग स्टेशंस में पहुंच जाता है तो वहां से इसे आगे के कृषि क्षेत्रों में भेजा जाता है। मशहर के लगभग पूरे कृषि क्षेत्र तक पानी इसी पंपिंग स्टेशन से पहुंचता है और इन सब के अलावा सरबंदर कृषि क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई इसी पंपिंग स्टेशन से होती है। बंदर इमाम के ग्रामीण इलाकों में भी पानी इसी पंपिंग स्टेशन से होकर जाता है। इस पूरे इलाके में ज्यादातर गेहूं और जौ की खेती होती है। साथ ही यहाँ खजूर के बहुत बड़े बागान भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये पंपिंग स्टेशन और इससे जुड़ी नहरें और पाइपलाइन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जीवन दान देती हैं। खुजेस्तान का ये निचला हिस्सा बेहद गर्म और सूखा रहता है, इसलिए अगर ये पंपिंग स्टेशन लंबे समय तक ठप रहता है तो इतने बड़े क्षेत्रफल में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। एक साल में खाने पीने की चीजें 130% महंगी हो चुकी है। सिर्फ ब्रेड और अनाज की कीमतों में 150% का इजाफा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में 200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका ने मशहूर वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले के लिए कुवैत की जमीन का इस्तेमाल किया है। कुवैत में मौजूद सैन्य बेस से हमले किए गए थे। यह हमला हाइमार्स के जरिए मिसाइलें दागकर किया गया था। अब डर है कि ईरान कुवैत से इस हमले का प्रतिशोध ले सकता है। ईरान प्रतिशोध लेने के लिए कुवैत के 6 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर सकता है। ईरान का पहला टारगेट कुवैत का अल जूर प्लांट होगा। ये खारे पानी को मीठा बनाने वाला कुवैत का सबसे बड़ा प्लांट है। कुवैत की कुल पानी की जरूरत का लगभग 26 से 30% हिस्सा अकेले ये पूरा करता है। उत्तरी कुवैत में मौजूद सुबिया दूसरा सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। कुवैत की जरूरत का 18 से 20% पानी यहीं से आता है। ऐसे में ये भी ईरान के टारगेट पर होगा। दोहा वेस्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। ये कुवैत के सबसे पुराने और भरोसेमंद प्लांट्स में से एक है, जो देश की कुल क्षमता में लगभग 15% से 17% का योगदान देता है। शुआइबा कुवैत के प्रमुख औद्योगिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के पास स्थित है। इसका पानी उद्योगों को चलाने के साथ साथ आसपास की नागरिक आबादी के काम आता है। ये कुल जरूरत का 12% से 14% पूर्ति करता है। शुवैख प्लांट भी ईरानी मिसाइलों के रडार में है। इसका आकार छोटा है, लेकिन कुवैत पोर्ट के करीब होने से अहमियत बेहद ज्यादा है। कुवैत की कुल जल आपूर्ति का 6% से 8% इसी के जरिए पूरा होता है। दोहा इस प्लांट को भी ईरान टारगेट कर सकता है। ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति में 5% से 7% योगदान देता है। अगर इन सभी प्लांट की बात की जाए तो ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति का लगभग 90% जरूरत पूरी करता है। अगर ईरान इन्हें तबाह करता है तो कुवैत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में शामिल है। ऐसे में यहाँ मौजूद देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। कुवैत का 90% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86%, बहरीन का 85%, सऊदी अरब का 70%, यूएई का 42%, तो कतर की आबादी के लिए 99% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है।
ईरान अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहा है। खासकर ईरान पर हमले के लिए जिस बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं ईरान भी हमले कर रहा है। रविवार को कुवैत के बेस से कई हमले किए गए, इसलिए ईरान ने यहां बड़ा हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नेवी पर लगातार हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में भी ईरान के मिसाइल हमले। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है और इसी बीच ईरान ने अपने दुश्मनों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। इस लिस्ट में यानी कि इस हिट लिस्ट में ट्रंप का नाम है। नेतन्याहू समेत 13 लोगों के नाम शामिल है। ईरान इन सभी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का कसूरवार मानता है। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर हमला किया। यहां हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर पर मिसाइलें गिरी। हमले में यूएस आर्मी के कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए। P-8 पोसाइडन विमानों को भी नुकसान हुआ है। ईरानी मिसाइलों से बेस पर कई धमाके हुए हैं। ईरान के जॉर्डन के प्रिंस हसन बेस को भी टारगेट किया गया। जॉर्डन में ईरान से मिसाइल हमले हुए और हमले में यूएस आर्मी का तेल भंडार जल गया। यहां हथियारों के गोदाम में भी धमाका हुआ है। जॉर्डन में पेट्रियट की तैनाती है, लेकिन डिफेंस सिस्टम बेअसर साबित हो रहा है। ईरान की हिट लिस्ट से जुड़ी 2 खबरें 2 अखबारों में प्रकाशित हुई। हम शहरी अखबार में एक ऑनलाइन इंफोग्राफिक जारी किया। वतन-ए-इमरोज ईरानी अखबार में भी ईरान की हिट लिस्ट प्रकाशित की गई। सूची में शामिल 13 लोगों में सबसे ऊपर वाली लाइन में इजरायली पीएम नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी लाइन में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेड कूपर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नाम। तीसरी पंक्ति में इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार शामिल थे। आखिरी पंक्ति में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे। कुवैत का आरोप है कि ईरान ने कुवैत के द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के द्वीप पर चीन की मदद से प्रोजेक्ट जारी। कुवैत का द्वीप फारस की खाड़ी का उत्तरी सिरा है। कुवैत का द्वीप टारगेट क्यों बना, इसे समझने के लिए फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर की स्थिति को समझिए। कुवैत का दावा है कि ईरान ने बुबियान द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत की इस द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट के यहाँ चीन आधुनिक बंदरगाह का निर्माण करवा रहा है। यही समुद्र के बेहद संकरे रास्ते के जरिए इराक का कस्न पोर्ट जुड़ा हुआ है और इसी रूट पर आगे इराक का खोर अल जुबैर पोर्ट है। ईरान इसी बुबियान पर कब्जे की कोशिश में है। ये फारस की खाड़ी का उत्तरी छोर है। इराक की तरफ से जहाज यहीं से फारस की खाड़ी में एंट्री लेते हैं। इराक से खाड़ी का यही इकलौता रूट है जो कार्गो भेजने के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस रूट पर ईरान नियंत्रण की कोशिश में रहता है ताकि इराक और कुवैत में अमेरिका के लिए नई मुश्किलें पैदा हों, वही चीन की ईरान पर निर्भरता और बढ़ सके। और समुद्र में मौजूद बेहद संकरे रास्ते का नाम खोर अब्दुल्ला है। ये उत्तरी फारस की खाड़ी का मार्ग है। कुवैत इराक के बीच का रास्ता है और इसे फारस की खाड़ी का एंट्री गेट भी कहा जाता है। खोर अब्दुल्ला रूट ही आगे जाकर खोर अल जुबैर मार्ग से मिलता है और इराक के व्यापार के लिए बहुत अहम है। ईरान ने जिस मुबारक अल कबीर पोर्ट पर कब्जे की कोशिश की, इसी को लेकर कुवैत चीन में डील हुई है और चीन ने यहां कुवैत के साथ 4.1 अरब डॉलर का समझौता किया है। अब चीन के फंड से निर्माण हो रहा है। आगे इराक का कस्न पोर्ट है। ये इराक के गहरे पानी वाला बंदरगाह है और हर साल यहां से 80 लाख टन कार्गो का परिवहन होता है। कस्न पोर्ट समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा है और यही वजह है कि अब ईरान की नजर इस इलाके पर है। ईरान ने बिना कोई बड़ा परमाणु कदम उठाए सिर्फ एक समुद्री रास्ते की चाबी अपने हाथ में लेकर अमेरिका के पूरे चुनावी गणित और ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ये ईरान का पावर गेम है। ईरान ने हॉर्मुज का ताला लगाकर अमेरिका के सामने ये साफ कर दिया है कि अगर बातचीत करनी है तो शर्तें ईरान की होंगी। हॉर्मुज का बंद होना मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। ईरान ने ठीक उसी समय हॉर्मुज पर दबाव बनाया है जब अमेरिकी कूटनीति सबसे कमजोर मोड़ पर है। ईरान से जंग अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी पर भारी राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद पेट्रोल के दाम $2.5 प्रति गैलन तक लाने का वादा किया था, लेकिन हॉर्मुज़ संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें 80 से $100 प्रति बैरल के पार चली गई, जिससे पेट्रोल के दाम घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने का मतलब है कि आम अमेरिकी परिवार के बजट पर सीधा दबाव पड़ेगा। अमेरिकी जनता की जेब पर सीधी मार होगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से सुपरमार्केट के सामान से लेकर हवाई टिकट तक सब महंगा होगा। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 3.92% बढ़कर $78.99 प्रति बैरल हो गया और यूएस क्रूड 3.44% बढ़कर $73.88 प्रति बैरल हो गया। AAA की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ जल्द ही गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अमेरिका में 1 गैलन गैस की औसत कीमत लगभग $3.87, जो फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में 30% ज्यादा है। ईरान ने वैकल्पिक रास्ते को लेकर आपत्ति जताई। ईरान का दावा है कि इन मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा। चेतावनी का पालन न करने वाले जहाजों पर ईरान एक्शन लेगा। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर हॉर्मुज़ में किसी और देश ने दखल दिया तो वो सभी उसके वेट टारगेट होंगे। यानी ईरान अब अपने पड़ोसी देशों से भी सीधी जंग के लिए तैयार है। यानी हॉर्मुज़ की व्यवस्था में दखल देकर कोई भी देश अपनी ऊर्जा संसाधनों को तबाह करने का न्योता ही देगा। हॉर्मुज़ ब्लॉक होने से तेल की सप्लाई ठप होगी और अमेरिका में पेट्रोल $5 प्रति बैलन तक पहुंच सकता है, जिससे जनता गुस्सा होगी और चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार हो जाएगी। एक तरफ दुनिया अमेरिका ईरान के टकराव में भविष्य का अनुमान लगा रही थी कि दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस ने नई रणनीति के तहत शुरू हुए हमलों में युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। यूक्रेन ने रूस की रीढ़ पर प्रहार शुरू कर दिया है तो रूस ने भी प्रतिशोध में यूक्रेन के विनाश की पटकथा लिख दी है। अब यूक्रेन का मिशन रूस की तबाही के साथ क्रीमिया को हासिल करना बन गया है तो पुतिन ने संपूर्ण यूक्रेन दहन की फाइल पर साइन कर दिया है। अब इस रण क्षेत्र में क्या है यूरोप की भूमिका, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटों का प्रतिशोध, 1600 सैनिकों की मौत। क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 50,000 खतरनाक ड्रोन के लिए फंडिंग का ऐलान कर दिया है कि 9 जुलाई को तवेर क्षेत्र में यूक्रेन ने तेल भंडार डिपो पर ही हमला करके उसे तबाह कर दिया था और 13 जुलाई को ताजा ड्रोन हमलों में मॉस्को को दहला दिया, जहां नागरिक ढांचा ध्वस्त हो गया। उन्होंने दावा किया है कि अजोव सागर और रोस्तोव क्षेत्र में रूस की शेडो फ्लीट के 14 जहाजों को रात में नष्ट कर दिया गया है, जिसमें 10 तेल टैंकर और 4 नौकाएं शामिल, जिसका केंद्र है क्रीमिया। इसमें कर्च स्ट्रेट से क्रीमिया पहुंचने का समुद्री रास्ता बंद कर दिया गया है। कर्च ब्रिज पर भी यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं और मारियोपोल में मौजूद रूसी सैनिकों को भी क्रीमिया तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले जारी हैं। ट्रंप के करीबी सहयोगी और अमेरिका के हार्डलाइनर सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मृत्यु हो गई। इस मौत का प्राथमिक कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं जिसने इस मौत को संदिग्ध बना दिया। शक की सुई ईरान और रूस की तरफ घुमा दी गई। यूक्रेन दौरे के बाद मौत, साजिश या संयोग? सूत्रों के मुताबिक ग्राहम ने ट्रंप को फोन पर तबीयत ठीक ना होने की जानकारी दी थी और यह भी कहा था कि मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि मुझे रूस पर प्रतिबंध लगवाने हैं। ईरान का मामला सुलझाकर इजराइल सऊदी संबंध सामान्य बनाने हैं। लिंडसे ग्राहम को रूसी खुफिया एजेंसियों ने जहर देकर मारा है। मॉस्को के पास ग्राहम को मारने के कई कारण भी हैं। ग्राहम वो नेता थे जो ट्रंप को रूस के खिलाफ भड़का रहे थे। वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल लाना चाहते थे। कीव को टॉम हॉक मिसाइलों की सुरक्षा गारंटी दिलाना चाहते थे।